हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू TMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। इस समय सिविक्स में चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है, संविधान क्यों और कैसे। तो इसके पहले वीडियो में जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है संविधान क्यों और कैसे, इसमें जो पहला वीडियो था उसमें टॉपिक ये था कि संविधान की आवश्यकता है, यानी कि किसी भी देश के लिए संविधान की क्या आवश्यकता है। तो इसके बारे में आपको बताया गया कि हाँ, किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान क्या करती है, देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा संविधान में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ नागरिकों को दी गई हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति या संस्था हमारे नागरिकों का, देश के नागरिकों का शोषण नहीं कर सकता है। नागरिक के विकास के लिए उन्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारी बातें पहले वीडियो में आपने समझा था। आज जो अध्याय 2 का जो टॉपिक है इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। संविधान की सत्ता, संविधान के मौलिक प्रावधान, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, संविधान सभा का आशय और भारत में संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये संविधान के बारे में हम इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो इस दिन मतलब कि आज इस वीडियो में संविधान की और क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान किस तरह से देश के लिए आवश्यक है, क्या क्या उसमें होता है, देश के लिए किस तरह से ये सहायता करता है, ये सारी बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, संविधान की सत्ता। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, अब जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे संविधान को बनाया गया है। अब अधिकांश देशों में जो संविधान है वो लिखित है, किसी किसी देश में संविधान को लिखा गया है, लिखित संविधान है, और किन्हीं देशों में संविधान को लिखा नहीं गया, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। जिस तो अधिकांश देशों में क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। अब उसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं कि प्रावधान क्या होता है कि राज्य का गठन कैसे होता है, कैसे होगा और किन सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। जैसे कि हम किसी भी देश के संविधान की अगर बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करेंगे कि दस्तावेज का जिक्र करते हैं। सबसे मुख्य क्या होता है, दस्तावेज की क्या क्या है। जैसे कि ब्रिटेन का हम ले लेते हैं, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड जो है, अब इंग्लैंड में संविधान तो बना है लेकिन वो लिखित रूप से नहीं है। इंग्लैंड में जो संविधान बना है वो लिखित रूप से नहीं, उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है जिसे हम संविधान कह सके। वरन उसका नियम कानून वहाँ पे कैसे चलते हैं कि जो उनके पास जो दस्तावेज हैं उसकी जो निर्णय जो लिया है उसकी लंबी श्रृंखला है, और उसी को क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से हम संविधान कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मौखिक रूप में वहाँ पे संविधान है लेकिन संविधान नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि संविधान एक दस्तावेज है। क्या है, दस्तावेज है, और उन कार्यों को क्या करता है, प्रयास करता है, कार्यों को करने का प्रयास करता है जो उसमें लिखे होते हैं। संविधान के हिसाब से जो लिखे होते हैं, देश की सरकार, देश के नागरिक उस हिसाब से चलते हैं। तो ये था संविधान की सत्ता। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि संविधान जो है हम कह सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। हमारा जो संविधान है वो क्या है, लिखित है। इसके लिखित रूप से अगर हम चाहें संविधान के बारे में पढ़ना, उसमें क्या क्या अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं, हर नियम कानून को हम जानना चाहें तो हमें वो मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं है, वो अलिखित संविधान है। इसमें मैंने क्या बताया कि कुछ देशों में ब्रिटेन का उदाहरण दिया, इंग्लैंड का उदाहरण, कि कुछ देशों में जो संविधान है वो लिखित रूप से नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है, मौखिकता ज़्यादा देखने को मिलती है। ये देखिए, संविधान में क्या किया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको क्या किया जाता है, बहुत अधिक अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय को क्या अधिकार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार दिया गया है कि वह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा है। यानी कि अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन, हनन करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, वो क्या कर सकता है, वो रिट जारी कर सकता है किसी प्रकार से। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या संसद में कोई गलत कानून नहीं बनाया जा रहा है तो उसको निरस्त कौन कर सकता है, किसके पास वो अधिकार होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास वो अधिकार होता है। तो इस तरह से ये सारी बातें कहाँ से हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, संविधान जो कि लिखा गया है। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब अगला जो पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधान। अब देखिए, अब संविधान को प्रचलन लाने के तरीके से अभिप्राय क्या है।
मतलब ये कि देखिए, सॉरी, मैंने क्या बताया कि ये संविधान का जो मौलिक प्रावधान है, इसके बताने से पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं कि इस भारत संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी कि किसी देश में संविधान का कब अस्तित्व में आया, किस प्रकार अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, बनाने वालों के पास संविधान को बनाने की शक्ति थी या नहीं। अब देखिए, विश्व के अनेक देशों में क्या है, संविधान इसलिए निष्प्रभावी हो गया, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वे सैनिक शासक द्वारा चलाए जाते हैं। अगर देश में सैनिक शासन है, देश में सैनिकों का ज़्यादा शक्ति है, सैनिकों की शक्ति बढ़ जाती है, तो उस देश में संविधान काम नहीं करता है। संविधान काम कब करता है, जब देश पूर्ण रूप से लोकतंत्र हो, तो वहाँ पे संविधान काम करता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान तो बनाया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे शक्ति जो है वो सैनिकों के हाथों में चली जाती है। वह देश लोकतांत्रिक, न ही लोकतांत्रिक रह जाता है और न ही वहाँ पे संविधान अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, संविधान के मौलिक प्रावधान। देखिए, अब इसका मतलब क्या है, अब एक सफल संविधान की क्या विशेषता है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य दे। मतलब ये, अगर संविधान किसी भी देश में बनता है और उस संविधान में सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, सभी जाति धर्म के लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा, समान सम्मान दिया जाएगा, तो वे सभी क्या करेंगे, संविधान का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे। लेकिन अगर किसी संविधान बनाया गया, किसी जाति को ज़्यादा उसमें वरीयता दिया गया, ज़्यादा आरक्षण दे दिया गया, किसी को कम आरक्षण दिया गया, किसी के साथ ज़्यादा क्या किया गया, ज़्यादा आरक्षण दिया गया, ज़्यादा किसी को लाभ दिया गया, तो फिर देश की जनता वो एक जो जिसके साथ वो कम, जिसको आरक्षण दिया गया, कम लाभ दिया जाएगा, वो उस संविधान को मानने से इनकार देंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है कि जिस संविधान में मैंने क्या बताया, अब जैसे बहुसंख्यक हमारे देश में क्या है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिन जातियों या धर्मों की, उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अगर बहुसंख्यकों को समाज में अल्पसंख्यक जो लोग हैं समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति प्रदान, यानी कि ऐसा संविधान बनाया जाए कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का क्या कर सकते हैं, उत्पीड़न कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे संविधान को मानने से इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि संविधान उनके खिलाफ गया है, संविधान में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो उनके खिलाफ बनाए गए हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान की मैं विशेषता बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान का उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे पुराने वर्गों, पहले क्या था कि पुराने समय में निम्न जातियों का क्या शोषण किया जाता था ना, निम्न जाति, मध्यकाल में या प्राचीन काल में निम्न जातियों का शोषण होता था। तो जब संविधान बनाया गया तो अनुच्छेद 17 में क्या किया गया, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। जो छुआछूत था उसका अंत कर दिया गया, छोटे जातियों के लोगों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, तो अनुच्छेद 17 में क्या किया गया, उस छुआछूत जो प्रथा थी, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। वहीं अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया, और अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 25 से 28 के भी जो अल्पसंख्यक हैं तो उनके लिए क्या किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। और अनुच्छेद 29-30 में क्या किया गया, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा संबंधी अधिकार सभी को प्रदान किया गया, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि देश का कोई भी, अगर देश का नागरिक है तो कोई भी जाति धर्म का हो, वह शिक्षा ले सकता है, अपने संस्कृति को अपना सकता है, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिया गया कि किसी भी धर्म का हो वह क्या कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार या अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकता है। तो ये अधिकार उन्हें दिए गए। अगर ये अधिकार उन्हें नहीं दिए गए होते तो होता क्या कि संविधान के हिसाब से अगर उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते तो देश में क्या होता, धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें मिल नहीं पाती, उनके सामने बहुत सारी अटकलें आती, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता, तो उन व्यवहार को क्या किया गया, संविधान के द्वारा समाप्त किया गया, जिसकी वजह से क्या अल्पसंख्यकों ने भी बराबर संविधान को मानना शुरू कर दिया और संविधान का सम्मान किया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए
देखिए, संतुलित रूपरेखा का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी देश में संविधान बनाया जा रहा है, देश में अगर संविधान बन रहा है, किसी भी देश में अगर संविधान बन रहा है, तो अब उसमें किसी एक संस्था को पूरा अधिकार ना दे दिया जाए, पूरी शक्ति न दे दिया जाए। क्यों? अगर किसी एक संस्था को पूरी शक्ति दे दी जाएगी तो क्या होगा कि वह उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगेगा। तो वो शक्ति को क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। जैसे भारत में क्या किया गया, जो भारत में शक्तियां हैं उसको कई भागों में बांट दिया गया है। मुख्य रूप से हम क्या कर सकते हैं, विधायिका भाग में क्या किया गया है, शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम क्या दिया गया है, विधायिका, एक को क्या कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, और एक का क्या नाम है, न्यायपालिका। इन तीनों के अंतर्गत इस देश में शासन चलता है। अब देखिए, विधायिका का काम क्या होता है, पहला जो विधायिका था उसका काम होता है कानून बनाने से संबंधित काम उनका होता है। कार्यपालिका जो देश को चलाने का जिम्मा कार्यपालिका के पास होता है। और न्यायपालिका का किसी भी विवाद को निपटाने के लिए न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता दी गई है कि विवाद को कौन निपटाएगा, न्यायपालिका निपटाएगा। इस तरह से क्या कहा जा सकता है, अगर किसी भी देश में संविधान बनाया जाता है तो जो शक्तियां संतुलित कब मानी जाएंगी, जब विभिन्न भागों को शक्तियां बराबर बराबर दी जाएंगी। नहीं तो एक संस्था को शक्ति देने पे क्या होगा, एक संस्था को अगर हम शक्ति देते हैं तो फिर उस देश में शक्ति का दुरुपयोग होना जरूर होता है दिखेगा। इसलिए क्या किया गया कि इस भारतीय संविधान में शक्तियों को बराबर बराबर बांट दिया गया और न्यायपालिका को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका निर्णय लेने में ये क्या है, ये अधिकार जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, संविधान के द्वारा। नहीं तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो फिर सरकार क्या कर सकती है, सरकार बहुत सारे अपने कामों को, अपने नियम कानूनों को जो देश के हित में न हो, ऐसे भी नियम कानून बनाया जा सकता है जो देश के हित में न हो। तो न्यायपालिका क्या करती है, उस पर अंकुश लगाती है। तो इसका मतलब यही था, इस पॉइंट का संतुलित रूपरेखा का, संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा का मतलब यही था कि देश में ऐसा संविधान बनाया जाता है, संविधान में ऐसे अधिकार दिए जाते हैं संस्थाओं को कि शक्ति सबको बराबर बराबर बांट दी जाती है ताकि कोई भी अपने शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। देखिए, इसके अलावा और क्या संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा में और क्या देखा जा सकता है कि देखिए, संविधान जब बनता है तो कठोर और लचीला 2 टाइप के होते हैं। कहीं कहीं पे कठोर संविधान, नियम कानून काफ़ी कठोर हो जाते हैं, कहीं कहीं पे लचीले हो जाते हैं। तो देखिए, अब होना क्या चाहिए कि कठोर और लचीले का संतुलन होना चाहिए कि कहीं पे कठोर हो, कहीं पे लचीला। इसका मतलब क्या होता है, लचीला का मतलब ये है कि बदलती ज़रूरतें जो इस समय का ये दशक है या इस समय की जो स्थिति है, आने वाले 50 सालों के बाद हो सकता है कि स्थिति काफ़ी बदली हो, तो नियम भी उस हिसाब से बदलने चाहिए। अब आज की स्थिति जो है, इस हिसाब से जो भी नियम कानून चल रहे हैं, अगर आने वाले 50 सालों में उस हिसाब से नियम कानून नहीं चल सकते, उसमें कुछ कमी या नियम में बदलाव किया जाना चाहिए। तो लचीलापन और कठोरता दोनों का संतुलन होना चाहिए कि आने वाले समय में अगर नियम बदलना हो तो वो आसानी से बदला जा सके, कोई भी दबाव उसमें ना हो, कोई भी जटिलता उसमें न हो। दूसरी हम क्या कर सकते हैं कि यदि संविधान अत्यधिक लचीला भी है, अगर लचीला भी है तो वो समाज को सुरक्षा तथा पहचान न दे सकेगा। तो न ही ज़्यादा कठोर होना चाहिए, न ही ज़्यादा लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए कि ज़्यादा कठोर भी ना हो, ज़्यादा लचीला भी न हो। देखिए, संतुलित का मतलब ये है कि जैसे हम कह सकते हैं कि सफल संविधान। अब सफल संविधान हम किसे कहेंगे कि जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल ले और संतुलन बनाए रखे। अगर सफल संविधान वही कहलाएगा जो परिस्थिति के अनुसार क्या करे कि अपने आप को ढाल ले, नियम कानून जो भी परिवर्तित करने वो आसानी से परिवर्तित हो जाए। क्योंकि अब संविधान की कोई दीर्घायु तो होता नहीं है कि एक बार बन गया तो वो ऐसा ही बना रहेगा, उसमें संशोधन तो होना चाहिए होता है। जैसे कि देश में भी नियमों में संशोधन होता रहता है, तो संविधान इसीलिए बनाया गया है, इसमें बहुत सारे कानून बनाए गए कि आगे चल के अगर कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो वो संशोधन किया जा सके।
देखिए, जब संविधान संतुलित रहेगा, संविधान जब संतुलित रहेगा तो जनता का आदर प्राप्त करेगा, यानी कि जनता क्या करेगी, उसका सम्मान करेगी। संविधान संतुलित है सभी, तब जनता क्या करेगी, उसकी आदर करेगी। अब अगर जनता आदर कर रही है तो यह व्यवस्था इतनी सुनिश्चित हो जाएगी कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, कोई भी वर्ग हो या समूह हो, फिर संविधान को अकेले दम पे नष्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको सभी व्यक्ति मानेंगे। सत्ता में यह संविधान जो होगा किसी भी सत्ता को मान्य होगा, क्योंकि सभी व्यक्ति इसको मानेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा का मतलब ये था कि संविधान कैसा होना चाहिए। एक तो सभी वर्ग के लोगों को, चाहे जाति धर्म के लोगों को क्या करे, ये एक बराबर सबको लगे, यानी कि सबको एक बराबर अधिकार दे। और दूसरा कि न ही ज़्यादा कठोर होना चाहिए संविधान को, न ही ज़्यादा लचीला होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर संविधान बनता है तो सभी जनता, सभी देश के नागरिक क्या करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे। और एक बार जब संविधान को मान लेते हैं तो फिर संविधान को नष्ट किया नहीं जा सकता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है, अब ये है कि भारतीय संविधान कैसे बना। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसे बना। हम सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान बना, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था, 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन ये बना कैसे, अब देखिए, जो संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा क्या किया गया, संविधान की रचना की प्रमुख विशेषता, यानी कि उनके द्वारा क्या किया गया, संविधान को बनाया गया। भारत कैसा देश, भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है, छोटा सा देश तो है नहीं। तो भारत एक विशाल देश होने के साथ साथ विभिन्न धर्मों के रहने वाला देश है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है, विभिन्नता पाई जाती है, यहाँ के रहन सहन राज्यों, हर राज्य के हिसाब से अंतर पाया जाता है। तो फिर इसके बाद संविधान को बनाना इन सब के हिसाब से बहुत ही कठिन था। तो भारत का संविधान क्या है, विश्व का अद्वितीय तथा बृहद संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। हमारे देश का जो संविधान है वो संसार का सबसे बड़ा संविधान है। अब इसकी रचना कब की गई थी, कैसे हुई थी, सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को कब पारित किया गया था, 1946 ईस्वी में। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा क्या किया गया था कि भारतीय संविधान को बनाना शुरू किया गया था, और 1949 में बनकर तैयार हो गया था। अब भारतीय संविधान के हम कुछ पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान का आशय, संविधान सभा का आशय। अब संविधान सभा ने क्या बनाया था, संविधान को बनाया था, जिसको बनाने में कितने वर्ष लगे थे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने लगे थे और 18 दिन लगे थे। तो इतने दिन में भारतीय संविधान बनके तैयार होता। तो जो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था, उसका मतलब क्या होता है, उसका आशय क्या है। तो देखिए, अब संविधान सभा का अर्थ उस सभा से है जिसे किसी देश के संविधान की संरचना के लिए गठित किया जाता है। संविधान सभा किसे कहेंगे, संविधान सभा उस संस्था को कहेंगे, उस सभा को कहेंगे जो किसी देश के संविधान बनाने के लिए क्या करती है, संगठित होती है, गठित होती है। यह सभा राज्य के लिए संविधान अर्थात राज्य के नियम कानूनों का निर्धारित करने का कार्य करती है। तो ये सभा क्या करती है, देश के लिए संविधान बनाती है और देश के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं उसको बनाती है, जिससे क्या हो कि भविष्य में नियम और कानून को आवश्यकता अनुसार लागू किया जा सके और राज्य के नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू हो सके। तो संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा का मतलब क्या होता है कि वह सभा जिसे देश की संविधान की रचना के लिए गठित किया जाता है। संविधान सभा किसे कहते हैं कि वह सभा जिसे देश के संविधान की रचना के लिए गठित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया था, संविधान बनाना शुरू किया गया था। अब आज के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि संविधान बनाने की आखिर में जरूरत क्यों पड़ गई, किन नेताओं को क्यों लगा कि हमारे देश में संविधान बनना चाहिए, ये सारी बातें इस पॉइंट के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, अब भारतीय संविधान का विकास वास्तव में क्यों हुआ, ब्रिटिश शासन की स्थापना से ही हो गया था। क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में अधिकार किए तो वो उनके भी कुछ नियम कायदे थे, वे अधिकार कर लिए, उनके शासन भी चलते थे। भारत में कई वर्षों तक उन्होंने शासन किया तो उनके शासन चलते थे। अब ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा कब कर लिया, जैसे
1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध हुआ था। तो बक्सर युद्ध 1764 जीतने के बाद ही उन्होंने पूर्ण रूप से भारत पे अधिकार कर लिया था। यहीं से कहा जाता है कि 1764 ईस्वी से ही उनका शासन पूरे देश, पूरे भारत में उनका शासन स्थापित हो गया था। अब उसके उपरांत हुआ क्या कि जो शासन भारत में चल रहा था 1764 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही शासन चलाया जा रहा था। किसके द्वारा शासन चलाया जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना भारत में कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। तो बक्सर युद्ध जीतने के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये शासन चलाया जा रहा था। कब? 1764 के बाद से। तो 1950 में लगभग भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में ही रहा था। कब से? 1764 ईस्वी से 1950 नहीं, 1850। 1764 ईस्वी से 1850 तक जो भारत पे शासन किया, किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। 50 नहीं, हम कह सकते कि 57 तक, जब तक कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो गया। 1857 तक, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ कि 1857 में, सभी को मालूम है कि देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे दोष पाए। तो उस दोष के पाए जाने के कारण उन्होंने पाया कि यहाँ पे कंपनी अच्छे से भारत में शासन करने में असफल रही है। उसके बाद से 1858 से कंपनी से शासन को छीन लिया गया और ब्रिटिश संसद के द्वारा ही क्या हो गया? शासन चलाया जाने लगा। कब से? 1858 से जो भारत में शासन चलने लगा, किसके हाथ में चला गया शासन? ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ? अब भारत में संविधान की मांग, एक तरह से राष्ट्र की स्वाधीनता की मांग होने लगी कि भारत के संविधान की मांग की जाने लगी। यहाँ तक कि भारत की आज़ादी की भी मांग की जाने लगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की स्वाधीनता का स्वाभाविक अर्थ यही था कि भारत के लोग अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करें, यानी कि भारत का शासन भारतीय लोग चलाएं, न कि ब्रिटिश लोग। तो यहीं से क्या किया गया? भारत में स्वाधीनता की मांग शुरू की गई। अब संविधान सभा के जो सिद्धांत का दर्शन था, सबसे पहले किसने दिया था? स्वराज विधेयक में था, जो कब आया था? 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक नाम से। अब यह विधेयक किसने तैयार किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में इस विधेयक को पास किया, बनाया था, जिसका क्या नाम था? स्वराज विधेयक। इसके अलावा 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। क्योंकि हमारा देश भारत है, तो संविधान भी किसके हिसाब से बनेगा? भारतीयों के हिसाब से बनेगा, न कि ब्रिटिश के हिसाब से। और 1924 ईस्वी में जो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के गठन की मांग रख दी थी। ब्रिटिश आखिर में संविधान सभा की बैठक तो 1946 ईस्वी में हुई थी, लेकिन मांग कब रखी गई थी? 1924 ईस्वी में। मांग 1924 ईस्वी में रख दी गई थी। किसने रखी थी? मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद भी बहुत सारे जो नेता थे, उन्होंने अपने हिसाब से संविधान बनाने की मांग की ब्रिटिश सरकार से। और दिसंबर 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में, 36 और 38 ईस्वी में, दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी में और 1938 ईस्वी में। अब इसमें जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो संविधान सभा की मांग को क्या किया? दोहराया गया। इस सभा में भी क्या किया गया? दिसंबर 1936 ईस्वी में और सन 1938 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें क्या किया गया? मांग की गई कि हमें संविधान सभा की मांग की गई कि हम संविधान सभा की मांग को स्वीकार की जाए, जिससे हम अपने देश के लिए संविधान बना सकें। लेकिन 1940 ईस्वी में एक हम कह सकते हैं देश के लिए एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था कि पाकिस्तान की मांग को क्या किया गया? प्रतिपादन के लिए मुस्लिम लीग ने अलग अलग संविधान सभाओं के गठन की मांग को प्रारंभ कर दिया था। 1940 ईस्वी में मुस्लिम अलग, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो भारत से अलग होकर अलग देश पाकिस्तान बनाने तथा देश के लिए एक नया संविधान बनाने की योजना बनाने लगे थे।
तो उन्होंने क्या किया, एक अलग संविधान की मांग की। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों की संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार करना ही नहीं चाहती थी, नहीं किया, किंतु सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव दबाव के कारण उन्हें विवश होना पड़ा। ब्रिटिशवासी नहीं चाहते थे, ब्रिटेन के लोग नहीं चाहते थे कि भारत को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए, नहीं लेकिन क्योंकि 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश जो थे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उनकी शक्ति उनका काफ़ी हानि हुई थी। तो उस और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, उस वजह से क्या किया, उन्हें विवश होना पड़ा। और अगस्त 1940 में, यानी कि विश्व युद्ध से पहले जब विश्व युद्ध चल ही रहा था 1939 में, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो 1940 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया था कि संविधान अनिवार्यतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे, यानी कि भारत के लोग ही संविधान तैयार करेंगे। जब विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने यह बात कही थी। लेकिन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन द्वारा ब्रिटेन ने खुले रूप से स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के पश्चात भारत के लिए संविधान बनाएगी। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि भारतवासी संविधान बनाएंगे, और 1942 ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन, 1942 ईस्वी में जो योजना थी उसका क्या नाम था, क्रिप्स मिशन योजना। तो क्रिप्स मिशन योजना में ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि भारतीय लोग संविधान बनाएंगे और संविधान सभा का गठन होगा। कब होगा, युद्ध के बाद होगा। लेकिन भारतवासियों ने क्या किया, अनेक महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया, और अंत में लास्ट में क्या हुआ, योजना को, क्रिप्स मिशन की योजना को अस्वीकार करने के बाद, क्रिप्स मिशन की योजना को अस्वीकार करने के बाद 1946 ईस्वी में यही कैबिनेट मिशन योजना लागू किया गया। अब कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा क्या किया, संविधान सभा, कैबिनेट मिशन योजना, तो इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया कि यह संविधान सभा क्या करेगी, देश के लिए एक संविधान बनाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भारतीय संविधान बना वो कहाँ से प्रेरित था, ब्रिटिश सरकार के नियम कानून से प्रेरित था। उसके बाद से जब से ब्रिटिश का भारत में शासन स्थापित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से, तभी से स्वराज की मांग की जाने लगी और भारत के लिए एक संविधान की मांग की जाने लगी। हालांकि बाद में 1940 ईस्वी में पाकिस्तान ने भी अलग पाकिस्तान के लिए एक संविधान की मांग की थी। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना हुआ उसके आधार पर भारतीय संविधान बनाना शुरू कर दिया गया भारतीय संविधान सभा के द्वारा। तो आई होप आपको ये भारतीय संविधान की जो विस्तृत रूप से दिया गया है वो समझ में आया होगा। विस्तार से भारतीय संविधान के बारे में दिया गया। अगले वीडियो में इसके अलावा अन्य जो भारतीय संविधान की अन्य जो विशेषता है, किस तरह से भारतीय संविधान बनाने के लिए अन्य प्रेरणा मिली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।